Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, best parameter to assess fluid intake in polytrauma patient is. किसी पेशेंट को बहुत सारी इंजरीज हुई हैं और अब इस पेशेंट में आपको इस बात का असेसमेंट करना है कि इसमें फ्लूइड इनटेक सही है या नहीं, तो इसके लिए किस पैरामीटर को चेक किया जाएगा? यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, पल्स, नन ऑफ द अबव। The right answer is option A, urine output. Kidney's main function is to excrete metabolic waste products like blood urea, nitrogen, serum creatinine, urea and uric acid. हमारी किडनी के द्वारा हमारी बॉडी में बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेसिव वाटर को बॉडी से बाहर निकालना इसका मुख्य काम है। अगर पेशेंट में पॉलीट्रॉमा हुआ है तो इस सिचुएशन में अगर किडनीज अफेक्ट हुई है तो पेशेंट में यूरिन आउटपुट अल्टर पाया जाएगा, कम या ज़्यादा देखा जाएगा। याद रखिएगा, किसी हेल्दी पर्सन में नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1.5 लीटर्स पर डे माना जाता है। 1500 ml प्रतिदिन नॉर्मल यूरिन आउटपुट माना जाता है, या कई बार इसे इस प्रकार से भी दे दिया जाता है 30 ml पर आवर से ज़्यादा। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड? उस हार्मोन का नाम बताना है आपको जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऑक्सीटोसिन, ACTH, वैसोप्रेसिन या एस्ट्रोजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन भी है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है, जिसे आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथैलेमस में इसका निर्माण होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर्ड रहता है और जब भी बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कर दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीटोसिन मेड इन हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर। इस हार्मोन का काम चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके मिल्क का एक्सक्रीशन करवाना है। इसके अलावा ये हार्मोन सेक्सुअल एक्टिविटी, ट्रस्ट, एम्पैथी, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियस एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि किस हार्मोन को हम लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना था ऑक्सीटोसिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन को हग करते हैं यानी गले लगाते हैं या ऑर्गेज्म में होते हैं यानी सेक्सुअल एक्ट के दौरान हाईएस्ट प्लेजर स्टेट में होते हैं, तो उस दौरान इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है जो कि हगिंग और ऑर्गेज्म की स्टेट में हाईएस्ट लेवल पर देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ACTH हार्मोन की। ACTH हार्मोन का मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया जाता है
और इस हार्मोन का काम है कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का निर्माण करना। कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है और ये हार्मोन स्ट्रेस सिचुएशन में बॉडी को प्रिपेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को आप एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या एडीएच के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया जाता है। इस हार्मोन का काम है कि यूरिन की मात्रा को रेगुलेट करना। अगर किसी पर्सन में एडीएच हार्मोन ना बन पाए तो उस पर्सन में डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक कंडीशन हो जाएगी और इस सिचुएशन में पर्सन में बहुत ही ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस होने पर पेशेंट में 20 लीटर्स पर डे तक यूरिन आउटपुट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन फीमेल्स में देखा जाने वाला इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि फीमेल्स में नॉर्मल सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ शॉक। किसी पेशेंट में हुए शॉक को मैनेज करने के लिए कौन सा फैक्टर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, सेंट्रल वीनस प्रेशर ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी भी पेशेंट में जब शॉक होता है तो शॉक की स्टेट में पर्सन में सडनली ब्लड फ्लो का ड्रॉप देखा जाता है, यानी हमारे बॉडी में जितनी ब्लड की आवश्यकता है या फ्लूइड की आवश्यकता है उससे बहुत ही कम मात्रा में फ्लूइड बॉडी में रह जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे ट्रॉमा, हीट स्ट्रोक, ब्लड लॉस, एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, बर्न्स आदि। जब हमारी बॉडी में ब्लड या फ्लूइड नहीं होगा तो सर्कुलेशन भी नहीं होगा और सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और इससे पेशेंट की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। कई बार सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है, कितना इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर का सिंपली मीनिंग है किसी सेंट्रल वेन के अंदर कितना प्रेशर है। सेंट्रल वेन का मतलब हो गया वेना कावा, चाहे आप इसे सुपीरियर वेना कावा कह दीजिए या फिर इंफीरियर वेना कावा कह दीजिए। सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा जो कि बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में डालती हैं। इन वेन्स में कितना प्रेशर है नियर द राइट एट्रियम, ये सेंट्रल वीनस प्रेशर कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के पास सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा में कितना प्रेशर है, इसी को ही हम सेंट्रल वीनस प्रेशर के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे इसकी नॉर्मल वैल्यू पूछी जाए तो आप बताएंगे 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर H2O या फिर mmHg में आपसे पूछ लिया जाए तो 1 to 6 mmHg। दिस इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर वैल्यू। कई बुक्स में आपको 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे मिल सकते हैं, इट कैन बी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी इज। लेप्रोस्कोपी क्या है ये आपको बताना है। विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स थ्रू द ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल, या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ स्टमक, या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स थ्रू वेजाइनल वॉल, या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम किसी पेशेंट में लेप्रोस्कोप की मदद से
एब्डोमिनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं बाय इंसर्टिंग द लेप्रोस्कोप थ्रू द एब्डोमिनल वॉल. दिस प्रोसेस इज नोन एज लेप्रोस्कोपी. एब्डोमेन ऑर्गन्स को लेप्रोस्कोप की मदद से देखना लेप्रोस्कोपी कहलाता है. अगर आप लेप्रोस्कोप की मदद से स्टमक का विजुअलाइजेशन करते हैं तो ये गैस्ट्रोस्कोपी कहलाता है. स्टमक को विजुअलाइज करना गैस्ट्रोस्कोपी कहलाता है. अब यदि आप वुमेन में पेल्विक ऑर्गन्स को वेजाइनल वॉल के थ्रू विजुअलाइज कर रहे हैं तो इसे आप कल्डोस्कोपी के नाम से जानते हैं. वहीं अगर आप यूरिनरी ब्लैडर का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो इसे आप सिस्टोस्कोपी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट शॉक. शॉक के लिए कौन सी बात सही है? हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोक्सिया या ऑल ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. हमने शॉक के बारे में डिस्कस किया था. मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद इसकी बॉडी का बहुत सारा ब्लड बह गया, लॉस हो गया, तो इस सिचुएशन में पर्सन की बॉडी के अंदर ब्लड या फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसी सिचुएशन को हमने शॉक नाम दिया. शॉक को हम मेजरली 5 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले होता है कार्डियोजेनिक शॉक. ये हार्ट में आई किसी प्रॉब्लम के कारण होता है. दूसरा होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक, जो कि ब्लड वॉल्यूम या ब्लड के लॉस होने के कारण होता है. फिर आता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, जो कि किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है, किसी ऐसी मेडिसिन के कारण हो सकता है, बी स्टिंग के कारण हो सकता है. फिर आता है सेप्टिक शॉक, ये ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण होता है. और लास्ट आता है न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है. मेजरली हम इन 5 टाइप से शॉक को क्लासीफाई कर सकते हैं. और जब भी पेशेंट को शॉक होता है तो उसमें जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो घट जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है. तो ये बिल्कुल सही है, हाइपोटेंशन होगा, बीपी कम होगा. इसके अलावा जो टिश्यूज़ हैं वो हाइपोफ्यूज हो जाते हैं. यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, अब इस सेल के अंदर फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में है तो इसे आप परफ्यूजन कह सकते हैं. लेकिन शॉक वाली स्टेट में जो सेल होगी वो इस प्रकार से सिकुड़ जाएगी, यानी इसके अंदर का जो फ्लूइड था वो बाहर निकल चुका है, अब हाइपोपरफ्यूजन स्टेट में है. हाइपोपरफ्यूजन का मतलब है कि किसी कोशिका से सारे लिक्विड पोर्शन को बाहर निकाल देना या मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन को बाहर निकाल देना हाइपोपरफ्यूजन कहलाता है. इसके बाद हाइपोक्सिया हो सकता है. हाइपोक्सिया का मतलब है बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन की पहुंच ना हो पाना, यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच रही है. दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सिया. और शॉक में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेबर टेस्ट एंड रेने टेस्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन्ड इज. आपको बताना है वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट जो है इसके द्वारा कौन सी क्रेनियल नर्व को हम एग्जामिन करते हैं, इसके फंक्शन को असेस करते हैं. क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2, 7 या 8? The right answer is option D. It is cranial nerve number 8. Friends, recently comment section में upcoming CHO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए डिमांड किया गया था. तो इस प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आप एनाटॉमी वाले पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग रखें. कई बार बेसिक चीज़ें वहाँ से पूछ ली जाती हैं. आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं. 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिनके नाम हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटार, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल,
वेस्टिब्यूलर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसाल। अब हम बात करते हैं यहाँ ऑप्शन में दिए हुए क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व नंबर 8 जिसे आप अकॉस्टिक नर्व के नाम से जानते हैं, और इस नर्व का एग्जामिनेशन वेबर और रिने टेस्ट में किया जाता है। बेसिकली जो ये 8th क्रेनियल नर्व है, ये सेंस ऑफ हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस से रिलेटेड होती है। यानी 8th क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करवाती है, साथ ही साथ हियरिंग फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी सुनने रिलेटेड काम में ये जुड़ी होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं वेबर टेस्ट, रिने टेस्ट हमारे हियरिंग फंक्शन का असेसमेंट करते हैं। इसके बाद आता है क्रेनियल नर्व नंबर 1 जिसे आप ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से जानते हैं, और ये स्मेलिंग रिलेटेड फंक्शन को करवाती है। फिर आता है क्रेनियल नर्व नंबर 2 जिसे आप ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं, और इस नर्व का असेसमेंट हम सिनाइल चार्ट से करते हैं, जिसमें हम बेसिकली आपकी आई साइट कितनी वीक है, कितने नंबर का चश्मा आपको लगने वाला है, इस चीज़ की जांच करते हैं। सिंपली कहें तो विजुअल एक्यूटी का चेक किया जाता है। क्रेनियल नर्व नंबर 7 है फेशियल नर्व। ये नर्व फेशियल एक्सप्रेशन और सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करती है। इस नर्व को चेक करने के लिए हम पेशेंट से कुछ बोलने, स्माइल करने, टीथ शो करने, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कहते हैं, आईब्रोज को अप डाउन करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैफेटेरिया अप्रोच इज यूज्ड इन विच स्ट्रैटेजी। कैफेटेरिया अप्रोच किस स्ट्रैटेजी में यूज़ की जाती है? डॉट्स थेरेपी में, एआरटी थेरेपी में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, या वैक्सीनेशन में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। कैफेटेरिया अप्रोच का इस्तेमाल हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कैफेटेरिया अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज बकेट ऑफ चॉइसेस। कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब है कि किसी एक काम को करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस का होना, और आप अपने लिए सबसे सूटेबल या सबसे कन्वीनियंट मेथड का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वुमेन्स के पास बहुत ही सारे विकल्प होते हैं, जो उन्हें सबसे सूटेबल, इजी टू यूज़ लगता है, वो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यही अप्रोच कैफेटेरिया अप्रोच कहलाती है। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, अपकमिंग CHO एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इंडिया। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस डिजीज़ को सेलेक्ट करना है जिसे इंडिया से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ड्रैकेनक्यूलिसिस, मीजल्स, कॉलेरा, या नन ऑफ द अबव? The right answer is option A, it is ड्रैकेनक्यूलिसिस। आइए यहाँ पर जो टर्म्स डिस्कस हुई हैं इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी कंट्री से किसी भी डिजीज़ को कब हम फ्री डिक्लेयर करते हैं? नो केस अपीयर्स इन अ ईयर। जब किसी देश में किसी पर्टिकुलर रोग का, डिजीज़ का एक भी केस 1 साल तक नहीं मिले, तो उस कंट्री को इस डिजीज़ से फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे भारत में बात की जाए तो 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया, यानी वर्ष 2013-14 के बीच में भारत में एक भी पोलियो का केस नहीं मिला। इसके अलावा ड्रैकेनक्यूलिसिस, जिसे आप गुनिया वर्म या नारू रोग के नाम से भी जानते हैं, इस रोग के लिए भारत को फरवरी 2000 में फ्री घोषित किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही बेसिक डाटा है, और अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशन,
किसी भी कंट्री से कोई डिजीज कब एलिमिनेटेड डिक्लेयर किया जाता है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट बट नॉट एक्टिव केस प्रेजेंट। एग्जाम्पल नियोनेटल टेटनस अगस्त 2015 सर्टिफाइड ऑन 14 जुलाई 2016। जब किसी देश में या जब किसी जियोग्राफिकल एरिया में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो मौजूद हो लेकिन उसका कोई भी एक्टिव केस नहीं मिला हो तो उस डिजीज़ को हम एलिमिनेटेड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं टिटनस डिजीज़ की। टिटनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया। अब किसी कंट्री में क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया तो मौजूद है लेकिन वहाँ पर किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को टिटनस नहीं होता तो इस सिचुएशन में हम इस डिजीज़ को एलिमिनेटेड डिक्लेयर करते हैं। नियोनेटल टिटनस जो कि जन्म के 8वें दिन के आसपास होती है इसलिए इसे 8th डे के डिजीज़ के रूप में भी कहा जाता है और इस डिजीज़ से भारत को अगस्त 2015 में एलिमिनेटेड डिक्लेयर किया गया। इसका सर्टिफिकेट हालांकि हमें 14 जुलाई 2016 को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है टीयर आउट बाय रूट, नो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड नो एक्टिव केस। जब इस पूरी यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, पृथ्वी से किसी डिजीज़ का सफाया हो जाए, खात्मा हो जाए तो ये इरेडिकेटेड डिजीज़ कहलाती है। यानी जड़ समेत हमने इस डिजीज़ को उखाड़ के फेंक दिया है। ना तो इस डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना ही इसका कोई एक्टिव केस है, तो ये सिचुएशन इरेडिकेशन कहलाती है। इसकी बात की जाए तो अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी डिजीज़ है जो कि इरेडिकेटेड डिक्लेयर की गई है, वो है स्मॉल पॉक्स। लास्ट नोन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया 24 मई 1975। भारत में स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस 24 मई 1975 को मिला था। लास्ट नोन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन वर्ल्ड 27 अक्टूबर 1977 सोमालिया अफ्रीका। और स्मॉल पॉक्स का पूरी दुनिया में आखिरी केस जो था वो 1977 को अफ्रीका देश के सोमालिया कंट्री में मिला था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स से दो और डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी जा सकती हैं कि भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था, तो आप बताएंगे 23 अप्रैल 1977। और स्मॉल पॉक्स को पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेटेड कब घोषित किया गया, तो वो डेट थी 8 मई 1980, 8 मई 1980। और ये डेट प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आईएनसी एस्टैब्लिश्ड? किस वर्ष आईएनसी एस्टैब्लिश हुआ था? 1947, 49, 1908 या 1899? The right answer is option B, 1949। INC का फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिल और इसका जो एक्ट था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो था 1947 में पास किया गया था और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1949 में हुआ था। इन दोनों ईयर्स में कंफ्यूज ना हो आप, ये दोनों ही चीज़ें प्रीवियसली पूछी गई हैं। इसके अलावा जो TNAI है यानी ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 1908 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जो है 1899 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट केम इन एमरजेंसी
with multiple injuries of body and head by road traffic accident priority assessment। एक एक्सीडेंट का केस हॉस्पिटल में आता है जिसमें मल्टीपल इंजरी है। इस पेशेंट में प्रायोरिटी असेसमेंट आप किस चीज़ को देंगे? इरेगुलर पल्स को, एकाइमोसिस इन फ्लैंक एरिया, डेविएटेड ट्रैकिया या अनइक्वल प्यूपिल। सबसे पहले किस चीज़ को असेस करना जरूरी है? Correct answer option C, a deviated trachea. A deviated trachea is a symptom of tension pneumothorax which will result respiratory distress if left untreated। अगर किसी पर्सन में एक्सीडेंट के बाद ट्रैकिया अपनी जगह से थोड़ा बहुत हट गई है, मुड़ गई है, तो इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट में टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, जिसके कारण पर्सन में रेस्पिरेशन रिलेटेड डिस्ट्रेस डेवलप होगा और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इसलिए इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले डेविएटेड ट्रेकिया का असेसमेंट और ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी है। हमेशा आपको पेशेंट के रेस्पिरेशन या एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। अगर पेशेंट की सांसें चलती रहेंगी तो हम उसे फर्दर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। A 65 years patient with diaphoresis, dizziness and left-sided chest pain, the patient should we prioritize into which triage category? ट्राइएज से क्वेश्चन है। एक 65 साल का पेशेंट जिसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है और लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन भी है। इस पेशेंट को आप ट्राइएज के अनुसार कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? नॉन अर्जेंट, अर्जेंट, एमरजेंट या हाई अर्जेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, हम इस पेशेंट को एमरजेंट कंडीशन में रखेंगे, एमरजेंट कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइएज क्या होता है। जब किसी हॉस्पिटल में एक ही समय पर बहुत सारे पेशेंट्स आ जाएं तो इन पेशेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट ना मिला तो वो डेथ कर जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें हम कुछ देर बाद ट्रीटमेंट दें तो भी चलेगा। थर्ड कैटेगरी में ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो कि ज़्यादा जख्मी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है, उन्हें कुछ घंटों बाद भी देखा जा सकता है। और फोर्थ कैटेगरी में हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जो कि थोड़ी बहुत इंजरी के साथ हैं और इन्हें काफ़ी समय बाद भी अगर टेकल किया जाए तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कैटेगरी कौन कौन सी हैं इसके बारे में देख लेते हैं। चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सो इट हैव पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज कॉल्ड एमरजेंट। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है क्योंकि उसके हार्ट की मायोकार्डियम तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, उसे हार्ट अटैक आया है और इस सिचुएशन में पेशेंट को सबसे पहले ट्रीट करना आवश्यक है, अदरवाइज वो डेथ कर जाएगा। सेकेंड कैटेगरी आती है अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स दे नीड ट्रीटमेंट इन 2 आवर्स ऑफ ट्राइएज। जैसे किडनी स्टोन के पेशेंट, किसी पेशेंट को किडनी में पथरी है, स्टोन है, कैल्कुलाई है, उसे आप 2 घंटे बाद भी देखेंगे तो चलेगा। इसके बाद आता है नॉन अर्जेंट। इट कैन वेट फॉर आवर्स इवन डेज। ऐसे पेशेंट जिन्हें कुछ दिन बाद या काफ़ी घंटों बाद भी देखा जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन अर्जेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में कई बार एग्ज़ाम में कलरिंग के बिहाफ पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ट्राइएज के अंदर जनरली 4 कलर इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले होता है रेड कलर,
रेड ट्राइएज के अंदर हम उन सभी पेशेंट्स को रखते हैं जिन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पर चेस्ट पेन वाला पेशेंट बताया गया था। रेड को आप इमरजेंट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है येलो कलर ट्राइएज। इसके अंदर हम उन सभी पेशेंट्स को रखते हैं जिन्हें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है और तुरंत उन्हें डेंजर नहीं है, यानी इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ नहीं हो, ऐसे पेशेंट्स को हम येलो टैग के साथ रखते हैं। और फिर आता है ग्रीन टैग। इस कैटेगरी में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि इंजरी के बावजूद चल फिर पा रहे हैं, इन्हें कुछ देर बाद में भी हम ट्रीटमेंट दे तो चलेगा। पेशेंट अगर चल पा रहा है तो उसे आप ग्रीन टैग देंगे। नेक्स्ट आता है ब्लैक टैग। ब्लैक कलर ट्राइएज में हम उन पेशेंट्स को रखेंगे जिनकी डेथ होना निश्चित है या डेथ हो चुकी है, हम कुछ भी करके उन्हें बचा नहीं सकते, ऐसे सभी पेशेंट्स को ब्लैक कलर टैग में रखा जाता है। कई बार एडिशनली वाइट टैग भी कुछ हॉस्पिटल्स क्लासीफाई यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम उन सभी पेशेंट्स को रखते हैं जिन्हें माइनर इंजरीज है और डॉक्टर की उन्हें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 को, 9 दिसंबर 2017 को, 1 जनवरी 2016 को, या फिर इनमें से किसी भी दिन नहीं? The right answer is option A. It is 23rd September 2018. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आप शॉर्ट में PMJAY के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे आप आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, NHPS। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्कीम भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी और इस स्कीम का टारगेट था कि जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। दिस इज़ द टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 years old multi-para is admitted to delivery room after initial examination reveals her cervix to be 8 centimeter completely effaced at station 0. What phase of labor is she in? आपको बताना है कि एक 31 साल की मल्टी पैरा वुमेन जिसमें 0 स्टेशन पर बच्चा है और उसका सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है और 100% इफेसमेंट हो चुका है, तो ये लेबर की किस स्टेज में है? एक्टिव फेज, एक्सपल्सिव फेज, लेटेंट फेज या ट्रांजिशनल फेज? बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option D. The woman is in transitional phase. आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज वे में समझ लेते हैं। Station means the fetal head is on what level or distance from the ischial spine. डिलीवरी के दौरान बच्चा ischial स्पाइन से किस लेवल पर है, कितनी दूरी पर है, इस चीज़ को हम स्टेशन कहते हैं। जैसे अगर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट यानी हेड ischial स्पाइन पर पहुंच जाता है तो हम इसे 0 स्टेशन कहते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर दूर होता है तो इसे -1 स्टेशन कहते हैं। 2 सेंटीमीटर दूर होने पर -2 सेंटीमीटर कहते हैं। अब बच्चे का हेड अगर ischial स्पाइन को पार कर जाता है, उससे आगे निकल जाता है, तो ये +1 स्टेशन होता है और 2 सेंटीमीटर आगे निकलने पर इसे +2 स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लेबर की फर्स्ट स्टेज को हम कितने फेजेस में
क्लासीफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लेबर की फर्स्ट स्टेज 3 फेजेस में क्लासीफाई की जा सकती है। सबसे पहले लेटेंट फेज, फिर आता है एक्टिव फेज और फिर आता है ट्रांजिशनल फेज। लेबर की फर्स्ट स्टेज में ट्रू लेबर पेन होने लगे जब से ये शुरू होती है और सर्विक्स का फुल डायलेशन यानी 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होने तक ये मानी जाती है। जैसे ही वुमेन में सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, ऑटोमेटिकली लेबर की सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है। लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन 1 से 4 सेंटीमीटर का होता है, एक्टिव फेज में 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है और ट्रांजिशनल फेज के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।